1 साल बीत चुका था। अभय प्रताप सिंह ने कई अपराधियों को पकड़ा, कई जघन्य अपराधों को रोका, लेकिन अब वह एक नए खतरे के करीब था, ऐसा खतरा जो अपराध की परिभाषा बदलने वाला था। अभय को फिर बुलाया गया एक नए केस के लिए, पर इस बार मामला सिर्फ एक हत्यारा नहीं था। इस बार खून के पीछे कोई मकसद नहीं, बल्कि खेल था। एक ऐसा खेल जिसमें हत्यारा सिर्फ हत्या नहीं करता था, बल्कि अभय को चुनौती देता था सार्वजनिक रूप से। वर्षों से अपराध की दुनिया में कई तरह के हत्यारे, अपराधी, मानसिक विकृत लोग और संगठित अपराध सामने आते रहे हैं, लेकिन लखनऊ पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने जिस केस का सामना अब करने जा रहा था, वह एक ऐसे हत्यारे से था जो केवल खून नहीं करता था, बल्कि संदेश छोड़ता था। एक ऐसा संदेश जो हर हत्या के साथ पुलिस को चुनौती देता। इस बार यह सीरियल किलर कोई मानसिक रोगी नहीं, बल्कि खुद को कलाकार मानता था। शुरुआत खून से भरा उपहार। लखनऊ के एक पॉश इलाके में एक मशहूर आर्ट गैलरी के गेट पर एक काले बॉक्स में एक इंसानी उंगली रखी मिली। बॉक्स के अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, कला के नाम पर पहली बलि, अगली रचना आने को तैयार है। क्या आप इसे समय पर पहचान पाएंगे या केवल देखने भर को रह जाएंगे? उंगली पर नक्काशी की गई थी, बेहद महीन, जैसे कोई जौहरी पत्थर पर नक्काशी कर रहा हो। यह हत्या नहीं थी, यह प्रदर्शन था। अभय की वापसी। यह केस लखनऊ पुलिस से पार था, और जैसे ही खबर राज्य मुख्यालय तक पहुंची, अभय प्रताप सिंह को जांच सौंप दी गई। अभय अब तक के अनुभवों से मजबूत तो हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वह जानता था, इस बार मामला किसी सनकी का नहीं, बल्कि किसी ऐसे अपराधी का है जो अपनी अपराध कला को परफेक्शन समझता है। अभय के पास जितना भी डाटा था, सब बेमानी लग रहा था। न तो सीसीटीवी में कुछ था, न बॉक्स में कोई फिंगरप्रिंट, न ही डीएनए क्लू। लेकिन फिर भी एक क्लू छूट गया था, उस बॉक्स की पेंटिंग। वो बॉक्स जिस पर हाथ से एक पेड़ का चित्र उकेरा गया था। पेड़ के तने पर 3 शब्द खुरचे गए थे, अगली मंजिल सत्य, दूसरी हत्या, सत्य की खोज। 3 दिन बाद एक स्थानीय पत्रकार दीपक अवस्थी, जो भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलता था, अपने फ्लैट में मृत पाया गया। उसका गला रेता गया था, लेकिन खूनी ने उसकी पीठ पर एक पेड़ का टैटू बना छोड़ा था, हूबहू वही चित्र। पास ही एक कागज रखा था, जिसे सत्य कहते हैं, वो भी छिपाना पड़ता है। अब बारी तुम्हारी है, अभय। अब यह साफ था, यह हत्यारा केवल निर्दोषों को नहीं मारता, बल्कि उन लोगों को निशाना बनाता है जो किसी न किसी तरह सिस्टम से भिड़ते हैं या उसे उजागर करते हैं। लेकिन सवाल था, क्या इसका मतलब यह था कि अगला शिकार पुलिस से जुड़ा होगा? हत्या की परिभाषा बदलती है। तीसरी हत्या एक वकील की हुई, वह वकील जिसने हाल ही में एक घोटाले का केस लड़ा था। उसकी आंखें निकाल ली गई थीं और दीवार पर खून से लिखा गया था, जिसे तुम न्याय कहते हो वो अधूरा सत्य है, मैं उसे पूर्ण कर रहा हूं। यह हत्यारा अपने आप को सत्य का शिल्पकार कहता था। वह किसी भी फाइल, सीसीटीवी तकनीक से बाहर काम करता था। हर हत्या एक नया पैटर्न बनाकर जाती थी, लेकिन पैटर्न में जो समानता थी वो थी सत्य के नाम पर हत्या। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। अभय ने प्रोफाइल तैयार करवाया। यह कातिल उच्च शिक्षित है, संभवतः कला या मनोविज्ञान से जुड़ा रहा है। वह अपराध को कला और दर्शन से जोड़ता है। उसके लिए हत्या सिर्फ एक माध्यम है, समाज को एक संदेश देने के लिए। वह अभय को जानता है और उसे चैलेंज कर रहा है। एक खतरे की घंटी, एक गुमनाम कॉल आया एक महिला की आवाज में। तुम उसे रोक नहीं सकते अभय, वह तुम्हें अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से, बहुत पहले से। अभय ने जब उस कॉल को ट्रेस किया तो फोन किसी पुराने केस से जुड़ी एक मानसिक रोगी महिला का निकला, शालिनी अग्रवाल। लेकिन वह महिला 3 साल पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी। तो फोन किसने किया? क्या यह हत्यारा केवल हत्या ही नहीं, बल्कि अभय के अतीत से भी जुड़ा है? अभय का अतीत खतरे में। अब अभय को एहसास हुआ कि यह हत्यारा केवल शहर या सिस्टम को नहीं, बल्कि उसे निशाना बना रहा है। हर हत्या, हर संदेश, हर प्रतीक अभय की पुरानी फाइलों से जुड़ा था। उसने जिन केसों को हल किया, जिन लोगों को जेल भेजा, जिन घोटालों को उजागर किया, वह सब इस हत्यारे की सूची में दर्ज थे।
अंत, शुरुआत की दस्तक। सीजन का पहला भाग समाप्त होता है उस दृश्य से जब अभय को अपने घर के दरवाजे पर एक और पेड़ की पेंटिंग मिलती है। इस बार एक आदमी की लाश उस पेड़ से लटकाई गई है। पेड़ के नीचे लिखा है, यह सिर्फ शुरुआत है अभय, अगली शाखा टूटने को तैयार है। अभय प्रताप सिंह अब उस मानसिक युद्ध में प्रवेश कर चुका था जहां अपराध की प्रकृति से अधिक उसका उद्देश्य उसे उलझा रहा था। अब यह स्पष्ट हो चला था कि यह हत्यारा न केवल समाज के उस हिस्से को निशाना बना रहा था जो भ्रष्टाचार या व्यवस्था के विरुद्ध था, बल्कि उसका मकसद किसी निजी प्रतिशोध से भी गहराई से जुड़ा था। वह अभय के अतीत को बारीकी से खंगाल रहा था, जैसे कोई पुराना शत्रु जो हर कदम को हिसाब से चुन रहा हो। तीसरी हत्या के बाद शहर की मीडिया में दहशत और सनसनी फैल चुकी थी। सरकार का सीधा दबाव अभय पर था हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने का। अभय ने अपनी टीम के साथ अब तक की हर हत्या को फिर से खंगाला और उसे एक पैटर्न मिला, एक पुराना केस, सत्यार्थ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद कुछ लोगों की जानें गई थीं। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। अभय उस केस में जांच अधिकारी नहीं था, लेकिन उस केस में बाद में उसने कार्रवाई की थी। अभय को एहसास हुआ कि इस केस से जुड़े कई लोग अब तक मारे जा चुके थे। एक पत्रकार, एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता और शायद अगला नाम उसी सूची में शामिल कोई और था। इस सिलसिले में उसने उस केस की फाइलें दोबारा मंगवाईं। वहां से पता चला कि केस से जुड़े एक शख्स, अरुणोदय चौबे, जो उस समय एक सरकारी अधिकारी था, अब एक गुप्त नाम से रह रहा था और राज्य के बाहर कहीं ट्रांसफर हो चुका था। अभय को संदेह हुआ कि चौबे अगला निशाना हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही उसे एक और पैकेट मिला। इस बार उसमें एक इंसानी हड्डी थी और उस पर लिखा था, जो सत्य से मुंह मोड़े वह मरे। इसके बाद अभय ने चौबे का पीछा करते हुए गुप्त स्थान पर खोजबीन शुरू की। चौबे को खोज निकालने के कुछ ही समय बाद वह लापता हो गया। चौथे दिन उसकी लाश मिली, आंखें निकाल दी गई थीं और जीभ काटी गई थी। दीवार पर खून से लिखा था, जिसने भी सच देखा उसकी आंखें नहीं बचीं। अभय अब भीतर ही भीतर टूटने लगा था। हत्यारा उसके हर कदम पर नजर रख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे पुलिस की चालों की पहले से खबर हो। शक उसकी अपनी टीम के लोगों पर भी गया, लेकिन अब मामला किसी इंसान से ज्यादा किसी मानसिक प्रयोग जैसा लग रहा था। यह कोई आम साइको किलर नहीं, बल्कि एक गूढ़ सोच रखने वाला योजनाकार था जो अपनी हर क्रिया को कला की भांति अंजाम देता था। तान्या मेनन ने अभय के साथ एक प्रोफाइल तैयार किया जिसमें यह तय किया गया कि हत्यारे के पीछे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले कभी सिस्टम का हिस्सा रहा हो, जिसने न्याय व्यवस्था को अंदर से देखा हो और जिससे कोई गहरा अन्याय हुआ हो। यह भी संभव था कि वह वर्तमान में किसी मानसिक संस्थान या आत्मनिर्वासित जीवन में हो। फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स न्यायालय परिसर में आत्मदाह की कोशिश करते हुए सरकार और न्याय व्यवस्था को दोष दे रहा था। उसका नाम था हर्ष वर्मा। यह वही शख्स था जिसने सत्यार्थ मिश्रा केस में गवाही दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसकी गवाही को खारिज कर दिया था। हर्ष वर्मा के बारे में जांच करने पर पता चला कि वह जीवित था, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया था। उसके पिता और पत्नी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी और वर्मा को मानसिक रोगी घोषित करके छोड़ दिया गया था। अब वह पूरी तरह गुमनाम था। यही वह कड़ी थी जो सारे हत्याओं को जोड़ सकती थी। अब अभय जान चुका था, अगला हमला न केवल भयानक होगा बल्कि बहुत सार्वजनिक भी। हत्यारा चाहता था कि उसकी कला को सब देखें, महसूस करें और उसकी पीड़ा को समझें। वह खुद को समाज के अन्याय का शिकार मानता था और अब उसका मकसद था उस सत्य को सबके सामने एक एक कर उजागर करना, लाशों के जरिए। अभय के पास समय बहुत कम था और उसकी चुनौतियां कई गुना बढ़ चुकी थीं। हर्ष वर्मा की पहचान सामने आने के बाद अब अभय के पास यह साफ संकेत था कि इस सीरियल किलिंग के पीछे केवल जुनून नहीं बल्कि लंबे समय से पलती आ रही घृणा और बदले की भावना है। यह बदला केवल किसी विशेष व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से था, एक ऐसा सिस्टम जिसने एक पीड़ित को अपराधी बना दिया और फिर उसे भुला दिया। अभय ने हर्ष वर्मा की फाइलों को खंगालना शुरू किया।
वर्मा कभी एक होनहार शिक्षक हुआ करता था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसकी गवाही को अदालत ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया तो वह मानसिक रूप से टूट गया। धीरे धीरे समाज और व्यवस्था ने उसे एक पागल के तौर पर नकार दिया। उसकी पत्नी की रहस्यमय मौत, बेटे का लापता हो जाना और पिता की आत्महत्या, यह सब उसके जीवन को भीतर से जला चुके थे। अब अभय ने उस केस के उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने या तो हर्ष की मदद करने से मना किया था या गवाही को कमजोर करने में भूमिका निभाई थी। ये साफ हो गया कि वर्मा अपनी एक एक पीड़ा का हिसाब मांग रहा है। हत्या की अगली बारी एक पूर्व जज की थी जिसने कोर्ट में उसकी बात को कल्पना करार दिया था। अभय जैसे ही उस जज को सुरक्षा देने की तैयारी करता, तभी शहर के एक पार्क में उसका शव पाया गया। इस बार शव के पास एक लकड़ी की मूर्ति मिली जिस पर लिखा था, जिसने न्याय को जला दिया उसका अंत राख से ही होगा। यह हत्यारा अब प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से संवाद कर रहा था। उसकी हर हत्या एक किस्सा बन गई थी, एक कहानी जिसमें समाज के दोषियों को उनके पापों की कीमत चुकानी पड़ रही थी। अभय ने मामले को साइकोलॉजिकल एंगल से और गहराई से जांचना शुरू किया। टीम के साथ मिलकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि हत्यारा अब शहर के सबसे प्रमुख चेहरे को निशाना बना सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था का प्रतीक हो, जैसे कि राज्य के कानून मंत्री या कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। अभय ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया, लेकिन उन्हें इस पूरे मामले को मीडिया से दूर रखने की सख्त हिदायत मिली। इसी बीच एक धमकी भरा पैकेट राज्य सचिवालय के पास मिला जिसमें लिखा था, अब कलाकार रंग भरेगा और दर्शक रोशनी में देखेंगे, अंतिम रचना जनता के बीच होगी। यह स्पष्ट था कि अगला हमला सार्वजनिक होगा और बहुत बड़ा भी। अभय ने शहर में हाई अलर्ट जारी करवा दिया। दूसरी ओर अभय की निजी जिंदगी पर भी असर पड़ने लगा था। बेटा प्रताप अब बड़ा हो रहा था और चीजें समझने लगा था। अभय इस केस की गंभीरता को महसूस कर रहा था और कहीं न कहीं उसे ये डर भी सताने लगा था कि क्या उसका अपना परिवार भी निशाने पर आ सकता है। हर्ष वर्मा का इतिहास और उसके जीवन की त्रासदी अभय को उस तक पहुंचने में मदद दे रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि हर्ष अब एक व्यक्ति नहीं रहा था। वह एक विचार बन चुका था, ऐसा विचार जो समाज के हर उस हिस्से को जलाने को तैयार था जिसने उसे मिटा दिया। जांच के इस मोड़ पर अभय को पता चला कि एक बड़ा आयोजन होने वाला है, एक सार्वजनिक नाटक का मंचन जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अभय को यह आभास हो गया कि यही वह जगह है जहां हत्यारा अपनी अंतिम कलाकृति को उजागर करना चाहेगा। वह आयोजन स्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने पाया वह उसकी सोच से परे था। राजधानी में आयोजित उस सांस्कृतिक समारोह की गूंज पूरे प्रदेश में थी। सरकारी संरक्षण में हो रहे इस आयोजन में राजनीति, कानून, मीडिया और प्रशासन के बड़े चेहरे एक साथ मंच साझा करने वाले थे। अभय को यह आभास हो गया था कि यही वह समय है जब हत्यारा अपनी अंतिम रचना प्रस्तुत करेगा, एक ऐसी कलाकृति जो पूरे राज्य को दहला देगी। अभय ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया, लेकिन यह कोई साधारण हत्यारा नहीं था। वह योजना में महीनों से लगा हुआ था। उसने आयोजन की संरचना, स्टाफ की गतिविधियां और पूरे स्थान की बनावट पहले ही समझ ली थी। यह सब उसके खेल का हिस्सा था। अभय को एक और सुराग मिला, एक पुराना सिक्का जिस पर संस्कृत में उकेरे गए शब्द थे, सर्वम नाशाय कल्पते, यानी सब कुछ नष्ट कर देने योग्य बन गया है। यह सिक्का उस स्कूल के संग्रहालय से गायब था जहां हर्ष वर्मा कभी पढ़ाता था। अभय को समझ आया, हत्यारा अब अपने अतीत की उन जगहों को शामिल कर रहा है जहां उसकी आत्मा बिखर चुकी थी। उसी दिन आयोजन स्थल के पास एक पुरानी कुठरिया में एक शव मिला। यह आयोजन की प्रिंसिपल आयोजक का था। उसके सीने पर एक नक्शा खुदा था, मंच की पूरी संरचना। अभय के हाथ अब यह निश्चित था कि यह हमला अब किसी भी पल हो सकता है, लेकिन वह कब और किस रूप में आएगा यह स्पष्ट नहीं था। इस दौरान अभय ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। हर्ष वर्मा अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स था, एक ऐसा इंसान जिसे उसने अपने जैसे ही समाज का पीड़ित समझकर अपनी सोच में शामिल कर लिया था। उसका नाम था अद्वैत राय।
अद्वैत कभी मनोविज्ञान का छात्र था, जो समाज के मानसिक तंत्र को समझने की कोशिश में खुद मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो गया था। हर्ष और अद्वैत अब एक ही सोच बन चुके थे, एक ऐसा संप्रदाय जिसमें अपराध एक प्रयोग था और हत्या एक संदेश। अभय ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा, एक जो आयोजन स्थल की निगरानी करे, दूसरा जो अद्वैत की तलाश करे। शहर की निगरानी के बावजूद एक झटका अभय को तब लगा जब एक स्थानीय टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में एक होस्ट को बंधक बनाकर हत्यारे ने अपना चेहरा ढंके हुए सीधा संदेश दिया। समाज की आंखों के सामने जो सत्य है उसे देखने की शक्ति किसी में नहीं, लेकिन जब सत्य चीखता है तब सबका मौन टूटता है। आज उस मौन को तोड़ने का दिन है। इस लाइव प्रसारण के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। आयोजन स्थल पर लोगों को निकालना शुरू किया गया, लेकिन भीड़ में किसी को शक नहीं हुआ कि एक शख्स सफेद रंग की सुरक्षा वर्दी में दरअसल खुद हत्यारा था। अभय ने हत्यारे की पहचान तब की जब एक कैमरे की फुटेज में उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड का नाम टैग उल्टा लगा था। यह वही छोटा संकेत था जो उसे पिछले केसों में भी मिलता रहा था। अभय दौड़ा, पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, एक विस्फोट हुआ आयोजन मंच के ठीक नीचे। हालांकि मुख्य अतिथियों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी और कलाकार घायल हो गए। विस्फोट कोई जानलेवा नहीं था, बल्कि प्रतीकात्मक था, ताकि सब देख सकें कि कलाकार अपनी कृति को पूरा कर चुका है। घटना स्थल पर एक आखिरी स्क्रॉल मिला। चर्मपत्र पर लिखा था, समाप्त नहीं, यह प्रारंभ है। अब अगला अध्याय खुलेगा वहां जहां सत्य की कब्र बनी थी, उस मानसिक चिकित्सालय में जहां मुझे दफन किया गया था। ये सुराग सीधा लेकर गया उस जगह जहां हर्ष को मानसिक रोगी घोषित कर इलाज के नाम पर बंद कर दिया गया था। अब अभय जान गया था, कहानी का अंत वहां नहीं, वहीं से शुरू होगा। मानसिक चिकित्सालय एक पुरानी सुनसान इमारत जो कभी शहर के सबसे विवादित संस्थानों में गिनी जाती थी। यहीं से शुरू हुई थी हर्ष वर्मा की पुनर्जन्म की कथा। अभय ने तय किया, अब उसे वहीं जाना होगा जहां समाज ने कभी एक सजग नागरिक को पागल घोषित कर दफन कर दिया था। यह जगह अब वर्षों से बंद थी, लेकिन स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हाल ही में वहां कुछ हलचल देखी गई थी। अज्ञात लोगों की गतिविधियां, लाइट जलने की रिपोर्ट और आसपास के इलाके में भय का माहौल। अभय ने इस जगह की गहराई से जांच शुरू की। यहाँ की दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं, जैसे किसी ने अपना जीवन वहीं कैद करके रख छोड़ा हो। एक कमरे में अभय को हर्ष वर्मा की बनाई पेंटिंग्स मिली, विचित्र चेहरों, फटी हुई आंखों और स्याह स्याही में डूबे हुए दृश्यों की श्रृंखला। ऐसा लग रहा था जैसे हर्ष ने वहां अपने मानसिक संतुलन को कागज पर उड़ेल दिया हो। इन चित्रों के बीच एक चीज और मिली, एक फर्श के नीचे छिपा एक गड्ढा जिसमें एक पुरानी डायरी छिपाई गई थी। यह डायरी हर्ष वर्मा की थी, जिसमें उसने विस्तार से अपनी पीड़ा, अपने अपमान और समाज से उठे प्रश्नों को लिखा था। उसी डायरी में उसने बार बार एक नाम का उल्लेख किया था, SH। अभय के दिमाग में यह नाम गूंजा। यह कोई कोड नाम हो सकता था, शायद उसका सबसे बड़ा दुश्मन, या कोई ऐसा इंसान जिसने मानसिक चिकित्सालय में उसे सबसे अधिक यातना दी हो। जांच में पता चला कि SH असल में था संदीप हसीजा, मानसिक अस्पताल का पूर्व प्रशासक, वही आदमी जिसने सरकारी दबाव में आकर हर्ष को न केवल रोगी घोषित किया बल्कि उसके साथ मानसिक उत्पीड़न भी करवाया था। अब अभय को यकीन हो गया कि अगला शिकार संदीप हसीजा ही होगा। जैसे ही अभय ने हसीजा की तलाश शुरू की, उसे पता चला कि वह कई सालों से गुमनाम जीवन जी रहा था एक पहाड़ी कस्बे में। अभय ने तुरंत वहां की पुलिस को अलर्ट किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती, हसीजा की हालत भयावह अवस्था में पाई गई। वह जीवित था, लेकिन उसकी जुबान काट दी गई थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके शरीर पर स्याही से लिखा था, उसने मुझे मौन किया था, अब मैं उसे मौन कर चुका हूं। हसीजा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अब स्थिर नहीं थी। वह कुछ भी कहने सुनने में असमर्थ था। पुलिस ने उसे संरक्षित हिरासत में रखा। इस बीच अभय को समझ में आने लगा कि अब हर्ष और अद्वैत का अगला लक्ष्य केवल प्रतिशोध नहीं रहा, बल्कि वह व्यवस्था की नींव को हिलाने की दिशा में बढ़ रहा था। उनकी योजनाएं अब संस्थाओं के विरुद्ध थीं,
मीडिया, शिक्षा, पुलिस और न्यायपालिका। अभय को एक और सुराग मिला। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके कॉलेज की दीवारों पर रातों रात कोई पेंटिंग्स बनाकर चला गया है, विचित्र चित्र और सांकेतिक संदेश। ज्ञान जहां से बिका था वहीं अब उसे जलाया जाएगा। अब यह स्पष्ट हो गया कि अगली कलाकृति विश्वविद्यालय परिसर में ही होगी। अभय ने उस विश्वविद्यालय में सुरक्षा तैनात कर दी, लेकिन तभी एक प्रोफेसर का शव पुस्तकालय में उल्टा लटका पाया गया। उसकी आंखें किताबों के पन्नों से ढकी थीं और शरीर पर लिखा था, तथ्य की जगह जहां कल्पना को पढ़ाया गया वहीं से पतन शुरू हुआ। हत्यारा अब न केवल मार रहा था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और जनसंचार माध्यम को एक एक करके खंडित कर रहा था। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं, बल्कि वैचारिक क्रांति थी, हिंसक, पागलपन से भरी और भयावह। अभय को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे युद्ध में फंसा है जहां दुश्मन की कोई सीमा नहीं और हथियार केवल बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि भय, संकेत और प्रतीक थे। अब यह जंग केवल कानून बनाम अपराध नहीं रही। ये एक सोच के विरुद्ध लड़ाई थी, उस सोच के विरुद्ध जो न्याय को लाशों से तौलती थी। विश्वविद्यालय की हत्या के बाद पूरा शहर डर के साए में जीने लगा था। हर कोई यह सोचने लगा कि अगला कौन होगा। पुलिस बल की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन अभय जानता था कि यह वक्त सफाई देने का नहीं, बल्कि समझदारी से कार्रवाई करने का है। हर्ष वर्मा और अद्वैत राय अब एक विचारधारा बन चुके थे, अन्याय के विरुद्ध न्याय। लेकिन इस न्याय की परिभाषा में कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं, केवल क्रोध, पीड़ा और प्रतीकात्मक हिंसा थी। अभय ने हर उस संस्था पर नजर डालनी शुरू की जहां अन्याय की शुरुआत हुई थी, न्यायपालिका, मीडिया, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। अब बारी थी चौथे स्तंभ की, मीडिया, और उसकी आशंका सही साबित हुई। शहर के सबसे बड़े मीडिया समूह के संपादक को सुबह ऑफिस में मृत पाया गया। उसके गले में एक रस्सी बंधी थी और सामने दीवार पर लिखा था, जिसने सच्चाई को चुप कराया उसे अब शांति से सुला दिया। यह हत्या तकनीकी रूप से कला की तरह की गई थी। कमरे में रखी हर चीज किसी न किसी रूपक की तरह थी। टेलीविजन सेट पर ब्लैक स्क्रीन, पुराने कैमरे की लेंस पर खून के छींटे और संपादक की मेज पर एक बंद किताब जिस पर लिखा था, ब्रेकिंग साइलेंस फॉरएवर। यहां तक कि शव की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर लीक हुईं, तब लोगों की राय बंट गई। कुछ ने इसे क्रांतिकारी न्याय कहा तो कुछ ने इसे आतंकवाद। यह सोच अब जनता के भीतर भी फैल रही थी, जिससे समाज के भीतर एक गहरा वैचारिक टकराव उभरने लगा था। अभय को यह महसूस हो चुका था कि अब इस खेल को रोकना है तो सिर्फ हर्ष या अद्वैत को पकड़ना काफी नहीं, इस विचार को जड़ से खत्म करना होगा। इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अद्वैत राय कभी अभय की ही यूनिट का हिस्सा था, एक इंटर्न जिसने मानसिक विकृति का गहराई से अध्ययन किया था। लेकिन एक मिशन में जब उसके सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया और उसका नाम किसी केस से हटा दिया गया, तो वह अंदर से टूट गया। अभय को खुद पर अपराध बोध हुआ, हो सकता है कि एक जुनूनी बुद्धिमान लड़का केवल इसलिए खतरनाक बन गया क्योंकि उसकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। अब दोनों की आखिरी योजना को समझने के लिए अभय ने उनकी सभी पिछली हरकतों का पैटर्न फिर से खंगाला। उसने पाया कि हर हत्या एक कहानी की तरह थी, एक नाटक जिसमें किरदार, प्रतीक और एक सिखाने वाली बात होती थी। इन कहानियों को जोड़ने पर एक पंक्ति बनी, कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां लेखक रुकता है, लेकिन अब लेखक ही मंच पर है। इसका अर्थ था कि अब अगली हत्या किसी ऐसी जगह होगी जो कहानी, नाटक या रचना से जुड़ी हो, जैसे कोई रंगमंच, थिएटर या पुस्तक मेले जैसी जगह। अभय को याद आया कि शहर में कुछ ही दिनों में एक नेशनल लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है, जहां देश भर के लेखक, कलाकार और बुद्धिजीवी इकट्ठा होंगे। यह अगला और सबसे बड़ा मंच था, ठीक वैसा जैसा हत्यारे ने अपने संदेश में कहा था। अभय ने तुरंत आयोजन समिति को सूचना दी और पूरे फेस्टिवल स्थल की सुरक्षा अपने नियंत्रण में ली। लेकिन अब चुनौती यह थी कि हत्यारा इस बार लेखक बनकर मंच पर चढ़ने वाला था, किसी नकाब के साथ नहीं, बल्कि एक वैचारिक हीरो की तरह। उसे यह डर था कि अगर वह वहां कुछ करता है तो समाज का एक तबका उसे नायक की तरह देखने लगेगा। और यही सबसे बड़ा खतरा था जब अपराधी को क्रांतिकारी समझा जाने लगे।
अब इस युद्ध की अगली लड़ाई शब्दों और खून के बीच होने वाली थी। नेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत सर्द हवाओं के बीच एक विशाल पुस्तक प्रदर्शनी और विचार विमर्श सत्र से हुई। देश भर के चर्चित लेखक, विचारक, पत्रकार और साहित्य प्रेमी इस आयोजन में शिरकत करने वाले थे। मंच पर चर्चाएं होनी थीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आधुनिक समाज में नैतिकता की भूमिका जैसे विषयों पर। लेकिन अभय जानता था कि इस बार खेल किसी किताब में नहीं बल्कि मंच पर लिखा जाएगा। अभय ने आयोजन स्थल पर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी, लेकिन उसका अनुभव कहता था कि अद्वैत और हर्ष इस स्तर के अपराध को अंजाम देने के लिए भीड़ का हिस्सा बनेंगे, न कि छिपे रहने वाले खलनायक। उन्होंने अब तक की हत्याओं से न केवल दहशत फैलाई थी, बल्कि एक खास तबके का समर्थन भी जुटा लिया था। उन्हें अब मंच की जरूरत थी ताकि वे शब्दों के माध्यम से समाज को बांध सकें। लिटरेचर फेस्टिवल में एक गोपनीय नाम के अंतर्गत पंजीकरण करने वाला एक प्रतिभागी आर्यनाथ चर्चा में आया। उसकी प्रस्तुत कहानी का नाम था अधूरा न्याय। ये वही शब्द थे जो अभय ने कई बार हर्ष की डायरी में पढ़े थे। अभय को यकीन हो गया कि यही अद्वैत या हर्ष में से कोई है। मंच पर जब आर्यनाथ अपनी प्रस्तुति देने आया तो उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी, शांति, क्रोध और शालीनता के बीच बसी एक जानी पहचानी धुन। वह कहानी नहीं सुना रहा था, वह समाज की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य कस रहा था। जब एक बच्चा न्याय मांगता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है। जब एक बूढ़ा सच्चाई बोलता है तो उसे पागल कह दिया जाता है। जब एक औरत प्रताड़ना सहती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। और जब कोई इस सब के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे आतंकी कहा जाता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह कोई सामान्य भाषण नहीं था, यह विद्रोह की घोषणा थी। अभय ने तुरंत मंच की घेराबंदी की योजना बनाई, लेकिन आर्यनाथ ने उसी क्षण एक और धमाका कर दिया, शब्दों का नहीं बल्कि धुएं का। पूरे हॉल में धुआं फैल गया, लोगों की चीखें, भगदड़ और उस मंच से एक अंतिम घोषणा। अब आखिरी न्याय होगा उसी अदालत में जहां न्याय बिकता है। अभय जान गया कि अगला और शायद आखिरी निशाना हाई कोर्ट है। ये वही जगह थी जहां कभी हर्ष की याचिका खारिज हुई थी, जहां अद्वैत के शोध को खतरनाक सोच घोषित किया गया था, जहां दोनों को व्यवस्था विरोधी करार देकर ठुकरा दिया गया था। अभय ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन हत्यारा अब कोई विस्फोट नहीं करना चाहता था, वह न्याय को अंतरात्मा से मारना चाहता था। कोर्ट परिसर में अगले दिन एक जज की लाश मिली। उनके हाथों में एक जली हुई किताब थी, भारतीय संविधान। शव पर स्याही से लिखा गया था, कानून तब बेमानी है जब इंसानियत मौन हो जाए। पूरा देश अब इस हत्या पर बंट गया। कुछ ने हत्यारों को सत्य का सेनानी कहा, कुछ ने उन्हें समाज के लिए खतरा। अभय इस मोड़ पर खुद को एक भंवर में फंसा महसूस करने लगा। न केवल अपराधी आजाद थे, बल्कि समाज का एक हिस्सा उन्हें आदर्श मानने लगा था। यह केवल एक हत्याओं की सीरीज नहीं थी, यह एक विचार युद्ध था जिसमें सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली पड़ रही थी। अब अगला कदम निर्णायक होना था, और इसके लिए अभय को हर्ष वर्मा और अद्वैत राय दोनों को न केवल पकड़ना था, बल्कि सार्वजनिक रूप से उजागर करना था, ताकि समाज उनकी असली पहचान देख सके। देश की न्यायपालिका पर हुए इस प्रतीकात्मक लेकिन भयावह हमले के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर भारी दबाव था। हाईकोर्ट के जज की हत्या ने न सिर्फ न्याय व्यवस्था को हिला दिया था, बल्कि जनता के भीतर यह बहस भी शुरू कर दी थी कि अगर व्यवस्था अंधी है तो क्या उसे झकझोरना अपराध है। लेकिन अभय जानता था, चाहे विचार कितना भी सशक्त हो, अगर वह निर्दोषों की जान ले तो वह क्रांति नहीं, आतंक है। अब मिशन का अगला पड़ाव था हर्ष वर्मा और अद्वैत राय के असली चेहरे सामने लाना। अभी तक उनके नाम तक कुछ ही अधिकारियों को पता थे। मीडिया और जनता केवल उन्हें आर्यनाथ और अज्ञात न्यायकर्ता जैसे नामों से जानती थीं। यही उनका सबसे बड़ा कवच था, गुमनामी। अभय ने हर्ष की पुरानी फाइलों से शुरू किया। उसे एक नाम मिला, डॉ. माया सहगल, हर्ष की मानसिक चिकित्सा की देखरेख करने वाली डॉक्टर। वह अब एक निजी संस्था में काम कर रही थी, जहां वह मानसिक रूप से परेशान युवाओं को पुनर्वास देती थी। अभय ने माया से बात की।
वह शुरू में झिझकी, लेकिन जब अभय ने उसे हर्ष के कलात्मक अपराधों के बारे में बताया तो वह टूट गई। उसने बताया कि हर्ष कोई आम मनोरोगी नहीं था। वह एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने समाज को सिर्फ सतह से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से देखा था। लेकिन उसे जब एक झूठे केस में फंसाकर पागल घोषित किया गया तब उसकी चेतना टूटने लगी। उसने इलाज में सहयोग करना बंद कर दिया और तभी उसकी मुलाकात हुई अद्वैत राय से, जो उस समय डॉक्टरेट रिसर्च के लिए केस स्टडी कर रहा था। अद्वैत ने हर्ष को केवल पढ़ा नहीं बल्कि समझा। दोनों की सोच जुड़ गई, एक का दर्द और दूसरे का ज्ञान। माया ने बताया कि वह जानती थी कि यह जोड़ी खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वे इतना आगे बढ़ जाएंगे। अब अभय को 2 ठोस नाम मिल चुके थे, हर्ष वर्मा और अद्वैत राय। अभय ने तुरंत उनकी पुरानी डिजिटल गतिविधियों को खंगालना शुरू किया। ब्लॉग, फोरम्स, रेडिट थ्रेड्स, डार्क वेब पर पोस्ट्स। वहां उसे अद्वैत का लिखा एक पुराना लेख मिला जिसका शीर्षक था, जब स्याही से कोई न्याय न मिले तो खून से लिखना पड़ता है। उस पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि व्यवस्था तभी बदलेगी जब व्यवस्था को खुद महसूस होगा कि वो असुरक्षित है। इस पोस्ट के अंत में एक संकेत दिया गया था, कविता की सबसे लंबी रात अंतिम शंखनाद बनकर उभरेगी। अभय ने यह संकेत कई बार पढ़ा। उसे समझ में आया कि यह कोई काव्य सम्मेलन या काव्य मंच की ओर इशारा हो सकता है जहां उन्हें अपनी अंतिम बात कहनी थी। जब उसने पड़ताल की तो पता चला कि शहर में अगले हफ्ते एक कविता रात्रि का आयोजन होने वाला था जिसमें कई नामी लेखक भाग लेने वाले थे और उसमें एक नाम अजीब था, अब यह साफ था हर्ष और अद्वैत मिलकर इस मंच का उपयोग अपने अंतिम और सबसे बड़ा संदेश देने के लिए कर सकते हैं। शायद कोई आत्मघाती योजना या न्यायपालिका, पुलिस और मीडिया की सार्वजनिक धज्जियां उड़ाने वाला स्टंट। अभय ने तय किया, इस बार वह इन्हें सिर्फ पकड़ने नहीं जाएगा, वह इन्हें उजागर करेगा पूरे देश के सामने। उसने योजना बनाई कि मंच पर ही दोनों को बेनकाब किया जाएगा, लेकिन यह खेल अब साधारण पुलिस कार्रवाई का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का था। उन्हें अपने ही मंच पर हराना था, उनके ही विचारों से। अब अभय को न केवल अपराधियों से लड़ना था बल्कि उनकी विचारधारा से भी, और इसके लिए उसे सच्चाई को कहानी बनाकर सुनाना था ताकि जनता सच और भ्रम के बीच फर्क समझ सके। कविता रात्रि का आयोजन अब एक सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रह गया था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस आयोजन को एक रेड जोन घोषित कर दिया था, लेकिन जनता को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। अभय नहीं चाहता था कि लोग डर के कारण आना छोड़ दें, क्योंकि यही हर्ष और अद्वैत चाहते थे, एक खाली मंच, एक एकतरफा भाषण। इस बार अभय ने एक अलग रणनीति अपनाई। उसने कार्यक्रम के आयोजकों से कहकर एक विशेष खंड जोड़ा, जनपद की आवाज, जिसमें आम जनता से जुड़े अधिकारी, वकील, डॉक्टर और पुलिस भी कविता और अनुभव साझा करेंगे। अभय खुद उसमें भाग लेने वाला था। वह अब केवल अपराधों को रोकने नहीं बल्कि उन्हें नष्ट करने की कहानी कहने मंच पर चढ़ने वाला था। हाँ, आमिर माननेवी बांदेई छी के नाम से रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति को आयोजन स्थल पर आते ही पहचान लिया गया। वह हर्ष था, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ, बाल बढ़े हुए, चश्मा और शांत सा व्यक्तित्व। अद्वैत राय दर्शकों में छिपा था, कैमरे के पीछे, सुरक्षा घेरे से बाहर। लेकिन अभय को दोनों का अंदाजा हो चुका था। कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर कवि आए, गीतकार आए और फिर बारी आई हारा की। हर्ष मंच पर आया और उसने एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था, जिन्होंने देखा उन्होंने कुछ कहा नहीं। कविता में पीड़ा थी, आक्रोश था और एक सूक्ष्म आरोप समाज पर, व्यवस्था पर और सबसे अधिक खामोशियों पर। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन तभी अभय मंच पर आया। उसने एक डायरी निकाली, हर्ष की पुरानी मानसिक रोग फाइल, और फिर पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं, पर यह भी नहीं मानता कि मैं सही हूं। बस इतना जानता हूं, मैं अकेला नहीं हूं और शायद कभी रहा भी नहीं। अभय ने दर्शकों को बताया कि किस तरह हर्ष और अद्वैत दोनों असाधारण लोग थे, लेकिन उनके भीतर के घाव कभी भरे नहीं। उन्होंने व्यवस्था के प्रति विद्रोह को व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल दिया। अभय ने फिर कहा, क्रांति शब्दों से शुरू होती है,
लेकिन जब वो खून से लथपथ हो जाए तो वह सिर्फ त्रासदी बन जाती है। इस खुलासे के बाद मंच पर हड़कंप मच गया। हर्ष चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भावनाओं से डबडबा गई थीं। दर्शकों के बीच बैठा अद्वैत उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई, हर्ष की मां, जिसे अभय विशेष रूप से कार्यक्रम में लाया था। वो मंच की तरफ बढ़ी और बोली, तू जो कर रहा है बेटा, वह तेरा दर्द नहीं, तेरा बदला है, और बदले से किसी मां को अपना बेटा वापस नहीं मिलता। हर्ष वहीं फर्श पर बैठ गया, टूट चुका था, बिखर चुका था। अद्वैत भागने की कोशिश में था, लेकिन भीड़ से निकले कुछ युवाओं ने उसे पकड़ लिया। ये वे युवा थे जो अद्वैत और हर्ष की सोच से प्रेरित थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने उनका सच देखा था कि वो आदर्शवादी नहीं, खोए हुए लोग थे। इस कार्यक्रम का लाइव वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। अब मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और बहसों में बदलाव था। अब लोग बात कर रहे थे व्यवस्था सुधार की, बिना हिंसा के। हर्ष और अद्वैत दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। केस अब अदालत में था, लेकिन फैसला लोगों के दिलों में पहले ही हो चुका था। अब बचा था अंतिम भाग, जहां अभय को खुद के भीतर झांकना था। अभय के लिए यह केस किसी एक अपराधी को पकड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक आईना था, ऐसा आईना जिसमें उसने न केवल अपराधियों का चेहरा देखा, बल्कि खुद का भी। हर्ष और अद्वैत के जेल में बंद हो जाने के बाद भी मीडिया, समाज और विचारधाराओं में उनकी चर्चा बनी रही। कई लोगों ने उन्हें खलनायक कहा, कई ने सिस्टम के शहीद। लेकिन जो सबसे अहम था, वो था लोगों की सोच में आया अंदरूनी बदलाव। अब सवाल यह था, क्या वास्तव में कुछ बदला? अभय अक्सर अपनी डायरी में एक सवाल लिखता था, क्या हर क्रांतिकारी कभी न कभी अपराधी बन ही जाता है? उसका यह सवाल अधूरा ही रहता अगर वह अपनी ही जिंदगी की ओर नहीं देखता। अभय एक पुलिस अफसर है जिसने अनगिनत केस सुलझाए। उसने सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस सफर में वह खुद भी कभी कभी सिस्टम का हिस्सा बन गया था, वहीं कठोर, वहीं अनुशासनवादी, वहीं संवेदनहीन। हर्ष की डायरी, अद्वैत की किताबें और उनकी मानसिक लड़ाइयों ने अभय को सोचने पर मजबूर किया कि क्या उसने कभी अपने अंदर के इंसान को सुना। जब वह एक फांसी के सजायाफ्ता कैदी से मिलने जेल गया, एक ऐसे अपराधी से जिसे उसने खुद पकड़ा था, तो उस कैदी ने उसे देखकर बस एक बात कही, आपने सही किया सर, लेकिन आपने कभी सोचा कि मेरे जैसा बनने में इस समाज का कितना योगदान था? अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अब सोचना शुरू किया है। अंतिम दृश्य अभय की आत्मचिंतन की यात्रा थी। वह अब केवल अपराध रोकने वाला अधिकारी नहीं था, वह एक सोचने वाला नागरिक बन चुका था। उसने एक रिपोर्ट तैयार की मानसिक स्वास्थ्य और अपराध पर, जिसमें उसने सुझाव दिया कि हर अपराधी को केवल सजा नहीं, मूल कारण की चिकित्सा भी मिलनी चाहिए। उसने पुलिस विभाग में एक विशेष सेल की शुरुआत की, मन संवाद केंद्र, जहां मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की मदद से युवाओं को चरमपंथी विचारों से बाहर लाने का प्रयास किया जाने लगा। हर्ष जेल में था, लेकिन अब वह लिख रहा था नफरत नहीं, स्वीकृति पर। उसकी कविताएं अब जेल की दीवारों पर चिपकी जाने लगी थीं, और अद्वैत, वह कोर्ट में खुद को गुनहगार नहीं बल्कि खोया हुआ शोधकर्ता मानता था। दोनों ने अपने किए अपराधों की जिम्मेदारी ली, पर सबसे अहम यह था कि उन्होंने स्वीकार किया बदला समाधान नहीं होता। अभय की नजर अब युवा पीढ़ी पर थी, जिन्हें वह अपराधियों से नहीं, समाज की उदासीनता से बचाना चाहता था। और यही था उसका असली मिशन, अंधेरे को मिटाना नहीं, बल्कि उजाले की ओर चलना सिखाना।